हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्टडी 91 परिवार में एक बार फिर से मैं सतीश भूगोल विषय के साथ आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास जो हमारी यूपी पेट के एग्जाम के रिकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमी की कंबाइंड क्लास मिल रही है, उसकी क्लास का आज ये 6वीं क्लास है। इस क्लास को शुरू करते हैं। एक बार जितने भी लोग लाइव आ गए हैं, एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे, उसके बाद आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिएगा। आज की क्लास को ध्यान से पढ़ते हैं, एकदम मन से पढ़ते हैं। यहां से अगर जितने भी 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक जो आपकी पेट की क्लास चलने वाली है, अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है, इसमें से अगर क्वेश्चन जितने भी आते हैं पेट में, आपको इतने मन से पढ़ना है कि वो सारे के सारे क्वेश्चन टैकल हो जाए आपसे। क्लियर है? चलिएगा, आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, अभी स्टडी 91 के चैनल पर आपको नवरात्रि स्पेशल के रूप में बैचेस आपके डिस्काउंट ऑफर में चल रहे हैं, जिसमें आपको यूजीसी नेट का बैच केवल 999 रुपए में मिल रहा है। वीडियो का मॉक टेस्ट केवल 249 रुपए में। पेट मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है 249 रुपए में। हिंदी की इंडिविजुअल क्लास जो नितिन सर के द्वारा चलाई जा रही है, आपको जिसकी कीमत 1600 रुपए के आसपास है, वो आपको केवल कितने में मिल रही है? 999 रुपए में। पेट के लिए हिंदी की स्पेशल क्लास है। उसी के साथ एक महाबचत ऑफर और है कि पेट की प्रैक्टिस सेट और संपूर्ण अध्ययन सामग्री, इन दोनों सेट्स का कॉम्बो आपको केवल 350 रुपए में मिल रहे हैं। चलिएगा, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर वर्ष 2 अक्टूबर को घोषित कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2 अक्टूबर को किस रूप में घोषित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विरासत दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नैतिक मूल्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय आतंक विरोधी दिवस। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यह आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती है। कौन? महात्मा गांधी जी। ठीक, 2 अक्टूबर। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसको? 2 अक्टूबर को। क्लियर है? चलिएगा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग करेंगे। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण के लिए, ओजोन परत संरक्षण के लिए, ओजोन परत संरक्षण के लिए, परत संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए एक ऐसा दिन है जिसे विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। 21 अप्रैल, 16 सितंबर, 25 सितंबर और उसके बाद 5 जून। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये ओजोन परत जिसे हम पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पृथ्वी का सुरक्षा कवच, पृथ्वी का सुरक्षा कवच। ये जो पृथ्वी की सुरक्षा कवच, पृथ्वी के सुरक्षा कवच के नाम से जाना जाता है, जिसे हम ओजोन परत के नाम से जानते हैं। इस परत में वायुमंडल की एक ऐसी लेयर है जिसमें ओजोन गैसों की अधिकता पाई जाती है। किसकी? ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है। इस ओजोन गैस की अधिकता पाए जाने वाले वायुमंडलीय क्षेत्र को हम ओजोन मंडल या ओजोन परत के नाम से जानते हैं। ठीक, अब यह सुरक्षा कैसे करती है? मान लीजिए पृथ्वी धरातल पर, यह पृथ्वी है, यह सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों के साथ कुछ अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें। ये पराबैंगनी किरणें अगर सीधे तौर पर पृथ्वी धरातल पर आ जाएं, तो जीवों के जीवन शैली पर बहुत बुरा प्रभाव डालेंगी। ये इनकी वेधन क्षमता इतनी ज्यादा होती है कि यदि शरीर पर प्रत्यक्ष रूप से ये पड़ने लगे तो शरीर
के सेल्स को डैमेज करती हैं। और इस अल्ट्रावायलेट रेज से सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो ह्यूमन को है, और सबसे अधिक जो बीमारी इससे फैलती है वो है त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर के रूप में। अब ये ओजोन परत इसे करती क्या है, इस अल्ट्रावायलेट रेस को या तो ये यहीं से रिफ्लेक्ट कर देती है या तो कुछ मात्रा में अवशोषित कर लेती। जब अवशोषित कर लेगी या रिफ्लेक्ट कर देगी तो ये जो ओजोन परत है इस अल्ट्रावायलेट रेस को यहां तक आने में रोकती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। चलो अब एक क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे, एक क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे कि ओजोन परत किस वायुमंडलीय क्षेत्र में पाई जाती है, वायुमंडलीय क्षेत्र में, किस वायुमंडलीय क्षेत्र में पाई जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, ऐसे बता दो। आपको बताना है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है, वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है, वायुमंडल के किस परत। अगर वायुमंडल के परत की बात करें तो बेसिकली ये अगर पृथ्वी है तो सबसे निचला जो वायुमंडलीय परत है इसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल, उसके ऊपर के क्षेत्र को हम कहते हैं समताप मंडल, उसके ऊपर को हम कहते हैं मध्य मंडल, उसके ऊपर को हम कहते हैं आयन मंडल, और इसके ऊपर का जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं वायुमंडल। अब एक बात समझिए, ये जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल के ऊपर, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई अगर हम देखें, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई को देखा जाए तो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर। ये जो ओजोन मंडल है, ओजोन मंडल जो 18 से लेकर या 14 से लेकर के 50 किलोमीटर तक पाया जाता है। कहां तक, 50 किलोमीटर। यहां 20 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक, 20 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है, जिसे ओजोन परत के नाम से जानते हैं। जिसे किस नाम से जानते हैं, ओजोन परत के नाम से जानते हैं। तो ओजोन परत या ओजोन मंडल वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में, समताप मंडल में पाई जाती है। क्लियर, चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर 7 अप्रैल, 18 अप्रैल, 3 मई और 21 मई। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, वर्ल्ड हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड हेरिटेज दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस, बायोडायवर्सिटी डे, बायोडायवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई, 27 जून, 28 फरवरी और 30 जनवरी। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। देखिए जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है बाल अधिकार दिवस, बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर, 20 नवंबर, 1 दिसंबर, 16 दिसंबर। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बाल अधिकार दिवस 14 नवंबर कब मनाया जाता है, 14 नवंबर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। आगे देखिएगा, डेली का जो हमारा यूट्यूब शेड्यूल है, स्टडी 91 की तरफ से आपके लिए जो डेली यूट्यूब शेड्यूल है, करंट अफेयर डेली चलती है आपकी 8 बजे से राहुल सर के द्वारा। उसके बाद इंडियन पॉलिटी की क्लास 9 बजे से 10 बजे तक राहुल सर के द्वारा। उसके बाद है जीके जीएस की क्लास 10 बजे से अमरेश सर के द्वारा। रीजनिंग की क्लास आपको मिलती है 12 बजे से सुधीर सर के द्वारा। और ज्योग्राफी की क्लास आपको मिलेगी 1 बजे से डेली 2 बजे तक। मैथ्स की जो क्लास है आपकी वो मिलती है डेली आपको 3 बजे से AK गुप्ता सर के द्वारा। उसके बाद साइंस की क्लास जो आपको मिलती है 6 बजे से, प्रतिदिन 6 बजे से मिलती है आशीष सर। 7 बजे से आपकी एक स्पेशल क्लास है संस्कृत की क्लास, और उन बच्चों के लिए है जो केवल टेट और सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि टेट और सुपर टेट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी हमारे पास एक स्पेशल क्लास है संस्कृत के रूप में। कब मिलती है वो, 7 बजे से। आगे आइएगा,
आज के हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका उल्लेख करती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका उल्लेख करती है? भारी, लघु और कुटीर उद्योगों का सह अस्तित्व, कृषि के साथ साथ कुटीर उद्योगों का सहवर्धन, धनी और निर्धन दोनों का सह अस्तित्व, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व। अब एक बात समझिएगा, किसी भी अर्थव्यवस्था को उसके अधिकार, उसके संसाधनों पर अधिकार के आधार पर, किसके आधार पर? उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन पर अधिकार के आधार पर अधिकार के आधार पर, अधिकार के आधार पर, उत्पादन के साधन के अधिकार के आधार पर किसी भी अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। एक को हम कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, क्या बोलते हैं इसको? समाजवादी अर्थव्यवस्था। और दूसरे को हम कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरे को हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? भारत, समाजवादी अर्थव्यवस्था रूस। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो सबसे बड़ा उदाहरण है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो सबसे बड़ा उदाहरण है आज की डेट में, कौन है? भारत। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें तो अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, उसके बाद यूरोपियन कंट्री के देश हो गए, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया। ये सारे देश कैसे हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब एक बात समझना, समाजवादी का मतलब क्या हुआ? समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब ये हुआ कि जिस भी अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादन के साधनों पर राज्य का अधिकार, सरकार का केवल अधिकार हो, उसमें प्राइवेट संस्थानों का अधिकार ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। और ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सभी उत्पादन के साधनों पर अधिकार किसका हो? किसी व्यक्ति विशेष का हो, किसी प्राइवेट संस्था का हो, निजी क्षेत्र का हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब यह है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र तथा राज्य दोनों एक साथ काम कर रहे हो, समान रूप से काम कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। कहानी समझ में आ गई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सार्वजनिक और निजी। सार्वजनिक मतलब राज्य के द्वारा और निजी का मतलब है किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व हो, उसे हम क्या बोलेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्लियर? चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, यानी कि जमींदारी प्रथा का अंत करके भूमि सुधार किया गया। ये बात सही है कि नहीं सही है? दूसरा, भूमि जोतों के अधिकतम सीमा का निर्धारण। भूमि जोतों की अधिकतम सीमा, भूमि जोत अधिकतम सीमा का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए ये इतना बड़ा खेत है, ये 2 हेक्टेयर का खेत है। कितने हेक्टेयर का खेत है? 2 हेक्टेयर का खेत है। अब ये 2 हेक्टेयर के खेत में अगर हम 4 बार ऐसे पटिशन डाल दें, 3 अलग अलग लोगों में बांट दे, तो यहां मेड़बंदी करी जाएगी। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। मेड़बंदी जब करी जाएगी तो इतना जो क्षेत्रफल है, इतना जो खेत का क्षेत्रफल है, ये कहां चला गया? ये बेकार हो गया। पहली बात तो ये बेकार हो, कई प्रकार की और असुविधा देगा। जैसे मान लीजिए हमने ट्रैक्टर इसमें घुसा दिया इसकी जुताई करने के लिए, तो ये कोने पे ये हिस्सा क्या कर देगा? छोड़ देगा। अब अगर केवल इतना बड़ा खेत होता तो केवल यहीं छूट रहा होता, लेकिन अब यहां भी छूटेगा, यहां भी छूटेगा, यहां भी छूटेगा, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। ठीक? तो हमारी भूमि क्या जा रही है? व्यर्थ जा रही है, व्यर्थ जा रही है। इसी को हम कहते हैं भूमि सुधार। इसको हम क्या किया? हमने ये किया कि ये जो 3 हिस्सों में बटा हुआ था सबको हटा के केवल अकेले कर दिया। इतने बड़ा जोत का साम्राज्य हमने बना दिया। अब इसको क्या बोलेंगे हम? इसको हम बोलते हैं सीमा का निर्धारण, अधिकतम जोत। इसको हम क्या बोलते हैं? अधिकतम जोत।
तीसरा, काश्तकारी सुधार करके, क्या करके? काश्तकारी सुधार के। बहुफसलीय योजना, एक बात समझिएगा, भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है केवल, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन एक ही बार में कई सारी फसलें उगा करके भूमि की उर्वरता को भी हम क्या करते हैं? छीड़ करते हैं, तो ये हिस्सा नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी। चल, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, आगे चलते हैं। भारत की काली मिट्टी उत्पाद के लिए बहुत उपयुक्त होती है। अच्छा, भारत की जो काली मृदा है, काली मृदा पूछ रहा है कि किसके उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है। काली मिट्टी जिसे हम काली मृदा, इस काली मृदा को हम क्या बोलते हैं? इस काली मृदा को हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काली मृदा को चेरनोजेम मृदा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? चेरनोजेम मृदा के नाम से जाना जाता है। अब एक बात बताना, काली मृदा को हम क्षेत्रीय मृदा भी कहते हैं। कौन सी मृदा? क्षेत्रीय मृदा, जोनल सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसको जोनल सॉइल के रूप में जानते हैं। किस रूप में? जोनल सॉइल, क्षेत्रीय मृदा इसे कहते हैं। एक और खास बात, काली मृदा में एक क्वेश्चन का आंसर करना, एक क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे। काली मृदा का जो रंग है वो ब्लैकिश दिखाई देता है, काले रंग में दिखाई देती है। किस तत्व की उपस्थिति के कारण काली मृदा का रंग काला दिखाई देता है? आपको आंसर करना, वो तत्व का नाम क्या है, उस तत्व का नाम क्या है, इस क्वेश्चन को आंसर करना है। एक और बात, काली मृदा की अगर हम बात करें तो काली मृदा जल योजन की स्थिति में, यानी कि जब ये गीली होती है तो बहुत पास हो जाती, बहुत चिपचिपी हो जाती, लेकिन जब ये सूखती है तो ये बहुत दूर होने लगती। जब ये वाली क्रिया, बहुत पास और बहुत दूर होने वाली क्रिया इसमें शामिल होती है तो इनके मॉलिक्यूल के बीच में दरार बन जाती, यानी कि इन मिट्टी में बहुत बड़ी दरारें पाई जाती हैं सूखने की अवस्था में, और इन्हीं दरारों की वजह से इस मिट्टी को हम स्वतःजुती मृदा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्वतःजुती मृदा। ठीक है, क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। एक बात और, काली मृदा में कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, इसीलिए इस मिट्टी को हम कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? समझ में आ गई बात। एक बात और, इसमें जो तत्व उपस्थित है उसे हम कहते हैं, उसे हम टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, यानी कि काली मृदा में टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण यह इस मृदा का रंग कैसा होता है? इस मृदा का रंग काला होता है। इस मृदा का रंग कैसा होता है? काला होता है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर सबसे उपयुक्त किसके लिए है? कपास की खेती के लिए। किसके लिए है? कपास की खेती के लिए। चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का निर्धारण भारत में किसके द्वारा किया जाता है? ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? फसल उत्पादन के पहले सरकार के द्वारा हर वर्ष यह अनुमानित एक रेट लगाया जाता है किसी भी अनाज का, उसे हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका मतलब यह है कि अगर सरकार ने कह दिया कि 20 रुपए किलो गेहूं, कितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसका कितना हो गया? 20 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं। अब इसका मतलब यह है कि अगर गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया तो मार्केट के हिसाब से गेहूं का प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन सरकार ने यह MSP निर्धारित करी है, यह रेट किसने निर्धारित करा है? सरकार ने। अब किसान, अगर बहुत ज्यादा उत्पादन हो गया गेहूं का तो मार्केट में सप्लाई के हिसाब से इसकी प्राइस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो किसान इसको क्या करेगा? किसान इसको सरकार के पास बेचेगा, राज्य को इसे बेचेगा, और इसकी कीमत जो 20 रुपए निर्धारित की गई थी सरकार के द्वारा उसे मिलेगी। इसी को हम कहते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? यह निर्धारित की जाती है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। चलिएगा आगे चलते हैं।
निम्न में से नकदी फसल कौन सी, नकदी फसल कौन सी नहीं है? जूट, मूंगफली, ज्वार, गन्ना। अब देखना नकदी फसल किसे कहते हैं? नकदी फसल हम किसे कहते हैं? ऐसी फसलें जिनका उत्पादन, ऐसी फसलें जिनका उत्पादन स्वतः प्रयोग के लिए नहीं किया जाए, जिनका उत्पादन उपभोग के लिए ना किया जाए, उपभोग के लिए ना किया जाए, बल्कि किसके लिए होता है भैया? बल्कि व्यापार के दृष्टिकोण से, व्यापार के लिए किया जाता है, उस फसल को हम क्या कहते हैं? नकदी फसल। जैसे जूट। अब जूट हमने अगर उत्पादित किया है, किसी किसान के द्वारा अगर जूट उत्पादित किया गया है तो वह जूट का प्रयोग स्वयं नहीं करेगा। गेहूं जैसे क्या है? ये एक खाद्यान्न फसल है। गेहूं का हम उत्पादन, अधिकतम उत्पादन क्यों करते हैं? खुद के उपभोग के लिए करते हैं। लेकिन जूट एक ऐसी फसल है जिसका उत्पादन हम अपने उपभोग के लिए नहीं करते, बल्कि व्यापार के दृष्टिकोण से इसको लाभ कमाने के लाभ अर्जन के दृष्टिकोण से इसका उत्पादन करते हैं। तो देखिए, मूंगफली भी हम बेचने के लिए करते हैं, गन्ना भी हम क्या करते हैं? बेचने के लिए करते हैं। लेकिन ये जो ज्वार है, ज्वार एक खाद्यान्न फसल है, इसका हम उपभोग करने के लिए उत्पादन करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ज्वार एक नगदी फसल नहीं है, बाकी की तीनों क्या है? एक नगदी फसल है। आगे आइए, देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए ये इंफॉर्मेशन है। मॉक टेस्ट 15 मॉक टेस्ट और 25 सेक्शनल टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं, जिसमें से आपको 3000 से अधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज मिलेंगे और इन सभी क्विज का वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात इस बैच की है जिसमें डाउट क्लियरिंग सेशन भी चलाया जाएगा। नया बैच शुरू है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक नियोजन एक विषय है, आर्थिक नियोजन एक विषय है, समवर्ती सूची का, राज्य सूची का, संघ सूची का, किसी भी विषय सूची में विनिर्दिष्ट नहीं है। आर्थिक नियोजन किस विषय के अंतर्गत आता है? देखिएगा, समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है? समवर्ती सूची का मतलब होता है कि ऐसे मामले या ऐसे मुद्दे जिस पर रूल्स एंड रेगुलेशन राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों बना सकें, उसे हम कहते हैं समवर्ती सूची। इसके बारे में नियम बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य और केंद्र दोनों के पास। लेकिन एक बात समझिएगा, जब किसी मुद्दे पर केंद्र और राज्य दोनों नियम बनाने के लिए आधिकारिक रूप से उन्हें अधिकार प्राप्त हो, तो अगर किसी एक ही मुद्दे पर केंद्र का अलग नियम हो जाए, राज्य का अलग नियम हो जाए, तो सर्वमान्य कौन सा नियम होगा? सर्वमान्य होगा केंद्र सरकार का नियम। क्लियर? राज्य सूची के विषय में अधिकार किसके पास होगा? केवल राज्य के पास होगा। और संघ सूची के विषय में केवल किसका? संघ यानी कि केंद्र का अधिकार होगा। किसका अधिकार होगा? केंद्र का अधिकार होगा। तो जो आर्थिक नियोजन है, आर्थिक नियोजन एक समवर्ती सूची का भाग है, समवर्ती सूची का विषय है। क्लियर? अब एक क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे, कमेंट बॉक्स में आके सभी लोग आंसर करेंगे। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय शामिल किए गए हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं और संघ सूची, इन तीनों सूचियों में कितने कितने विषयों का वर्णन किया गया है। चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिएगा, इधर दे रखा है प्रथम पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना और छठवीं पंचवर्षीय योजना। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह कब चलाई गई थी? 1951 से लेकर 56 तक। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना चलाई गई, दूसरी योजना
ये दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी 1956 से लेकर 61 तक। कब चली थी, कब से कब तक, 56 से 61 तक। और तीसरी पंचवर्षीय योजना चली 61 से लेकर 66 तक। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का क्या चल गया, योजना विकास चल गया। 66 67 67 68 और 68 69। 66 67 67 68 और 68 69, ये 3 साल का योजना विकास रहा, जिसे हम रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रोलिंग प्लान। एक एक साल की योजना हमने बनाई थी 66 67 67 68 68 69 में। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66, चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से चलाई गई, 69 से ये 74 तक। और छठवीं जो पंचवर्षीय योजना है ये चलाई गई 80 से 85 तक। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 2 3 4 1, 2 3 4 1। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, योजना विकास की अवधि का संबंध है। अभी मैंने आपको बताया योजना विकास। योजना विकास का मतलब यह है कि पंचवर्षीय योजना उस समय लागू ना की गई हो, पंचवर्षीय योजना उस समय लागू ना की गई हो। तो पंचवर्षीय योजना कब नहीं लागू की गई थी भैया, पंचवर्षीय योजना लागू कब नहीं की गई थी, 1966 से लेकर 1969 तक। ठीक, 61 से लेकर 66 तक, 61 से लेकर 66 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना, 66 से लेकर 67 68 68 69 तक गैप था। उसके बाद जो अगली पंचवर्षीय योजना थी वो 1969 से लेकर 74 तक, 1969 से लेकर 74 तक। क्लियर है, चलिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1966 से लेकर 1969। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल प्लानिंग कमेटी, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ए दलाल के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा, सभी लोग इसका आंसर करेंगे, इसका सभी लोग आंसर करिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर लोग गलत देने वाले हैं, पक्का। इस क्वेश्चन का आंसर नेशनल प्लानिंग कमेटी, ये नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी 1938 में। कब बनाई गई थी, 1938 में बनाई गई थी। जब इसका गठन किया गया, इसका गठन किया गया, तो इसका गठन किया गया था किसके रिकमेंडेशन के आधार पर, सुभाष चंद्र बोस के रिकमेंडेशन के आधार पर किया गया था। सुभाष चंद्र बोस के रिकमेंडेशन के आधार पर किया गया। लेकिन जो नेशनल कमेटी बनाई गई, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, उसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने, जवाहरलाल नेहरू। अब सुनिएगा ध्यान से, कुछ लोगों का आंसर आ रहा होगा, कुछ लोगों का आंसर आ रहा होगा, नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। लेकिन एक बात, पंडित जवाहरलाल नेहरू नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, इनके रिकमेंडेशन पर इसका गठन नहीं किया गया था। इसका गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस के रिकमेंडेशन के आधार पर। किसके, सुभाष चंद्र बोस के रिकमेंडेशन के आधार पर 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया। क्लियर, इसकी अध्यक्षता या इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है, कौन सा पर्वत जर्मनी में अवस्थित है। देखिए, ब्लैक फॉरेस्ट, एटलस पर्वत, पिरेनीज पर्वत, एपिनाइन्स पर्वत, एपिनाइन्स पर्वत। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। देखिए, जर्मनी में स्थित पर्वत कौन सा है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है। कौन सा पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ठीक, अब एक क्वेश्चन का आंसर आप कर देंगे, एक क्वेश्चन का आंसर कर देंगे कि पिरेनीज पर्वत किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाता है, किसके बीच, किस देश के बीच, किन देशों के बीच सीमा बनाता है, किन देशों के बीच सीमा बनाता है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, पिरेनीज पर्वत के द्वारा किया जाता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए,
हिंदी नितिन सर के द्वारा चलाई जा रही है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, हिंदी व्याकरण का इंडिविजुअल क्लास, जिसका नया बैच शुरू कर दिया गया है। आप इस बैच से एनरोल हो सकते हैं। आप इन नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं यदि आपको इसके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेडियो की लघु तरंगे, रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती हैं? रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल के किस परत से होकर धरातल पर आती हैं? इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। जब हम आयन मंडल की बात करते हैं, ये पृथ्वी धरातल, इसके सबसे निचली सतह पर कौन सा वायुमंडलीय परत? क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल। ठीक, ये है आयन मंडल। ये कौन है? आयन मंडल। अब एक बात समझिएगा, ये आयन मंडल होता क्या है, करता क्या है? आयन मंडल का तापमान, आयन मंडल का तापमान बहुत अधिक होने के कारण, तापमान बहुत अधिक होने के कारण यहाँ पर पाए जाने वाले तत्व या पाई जाने वाली गैसें उदासीन अवस्था में ना होकर के आयन के रूप में पाई जाती हैं। और ये आयन के रूप में पाए जाने से फायदा ये होता है कि पृथ्वी धरातल से जाने वाली जो रेडियो तरंगे हैं वो इन्हीं आयनों से टकराने के बाद वापस आती हैं अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी के आधार पर। ठीक, अब ये जो परत है इसको कई भागों में बांटा जाता है, इसको कई भागों में बांटा जाता है। इसको डी, ई, एफ, अलग अलग कई डी, ई, एफ अलग अलग परतों में बांटा जाता है। तो जो लघु तरंगे होती हैं, रेडियो की जो लघु तरंगे हैं, वो इस क्षेत्र से टकरा कर वापस आती हैं। यानी कि आयन मंडल के एफ परत से, आयन मंडल की एफ परत से रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल की सतह से टकरा कर वापस आती। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन कभी पूछे रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल के किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी धरातल पर पुनः आती हैं, तो आपका आंसर होगा आयन मंडल के एफ लेयर से। कौन से लेयर से? एफ लेयर से। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है, कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर? ओजोन परत। अब एक बात समझना, देखिए अगर हम वायुमंडल की परत के बारे में देखें तो ये पृथ्वी है, इसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल, इसे हम क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। इसके ऊपर इसे हम कहते हैं समताप मंडल, इसे हम क्या कहते हैं? समताप मंडल। और इसके ऊपर आयन मंडल, मध्य मंडल, और इसके ऊपर आयन मंडल, और इसके ऊपर जो खुला क्षेत्र है इसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। अब एक बात समझना, क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है वो 14 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर? 14 किलोमीटर एवरेज ऊंचाई है। और इसकी ऊंचाई है 15 किलोमीटर, इसकी ऊंचाई है 80 किलोमीटर, और 80 से लेकर 640 किलोमीटर, और 640 किलोमीटर से लगभग 1000 की ऊंचाई तक क्या पाया जाता है? वायुमंडल। अब आपसे एक क्वेश्चन है, अब एक क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई, क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर कितनी होती है? क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर कितनी होती है, और क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखीय क्षेत्र में कितनी होती है? विषुवतीय क्षेत्रों में कितनी होती है? जल्दी से बताइएगा। देखिए क्षोभ मंडल के आगे मैंने एवरेज ऊंचाई लिखी है, बाकी कहीं भी एवरेज नहीं लिखा है, बाकी एग्जैक्ट ऊंचाई है। अब सुनना, इसका कारण है, इसका कारण यह है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई वायुमंडल में प्रत्येक स्थान पर समान नहीं है, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग। विषुवत रेखीय क्षेत्र में अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है, और ध्रुवीय क्षेत्र में इसकी ऊंचाई केवल 8 किलोमीटर है। उसके पीछे का लॉजिक क्या है? उसके पीछे लॉजिक ये है, ऐसे समझना ध्यान से। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये क्या है भैया? पृथ्वी है, ठीक। पृथ्वी का ये जो विषुवतीय क्षेत्र है, अब विषुवतीय क्षेत्र पूरे वर्ष भर क्या होता है? इसका तापमान ज्यादा होता है। जब विषुवत रेखीय क्षेत्र का तापमान पूरे वर्ष भर ज्यादा होगा तो जो वायुमंडलीय क्षेत्र यहां पर पाया जाएगा वो भी गर्म होगा, उसका भी तापमान क्या होगा? ज्यादा होगा। और इस वायुमंडलीय क्षेत्र में उपस्थित गैसें भी गर्म हो जाएंगी, और इन गैसों के तापमान बढ़ने के कारण ये ऐसे फैल जाएंगी।
दूर तक हो जाएंगी, लेकिन इसके ध्रुवीय क्षेत्र में इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसका कारण है कि ध्रुवीय क्षेत्र का तापमान पूरे वर्ष भर क्या होगा, कम होता है। जब पूरे वर्ष भर ध्रुवीय क्षेत्र का तापमान कम होगा तो यहां पर पाई जाने वाली गैसें भी सिकुड़ जाएंगी। सिकुड़ने की वजह से ये इस वायुमंडलीय क्षेत्र का तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तापमान की वजह से ऊंचाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 18 किलोमीटर, और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई केवल 8 किलोमीटर होती है और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 18 किलोमीटर। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। ओजोन परत कहां पाई जाती है? ओजोन परत यहां 20 किलोमीटर से लेकर लगभग 35 किलोमीटर के दायरे में, कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर से लेकर के 35 किलोमीटर के दायरे तक ओजोन गैसों की अधिकता पाई जाती है, जिसे हम ओजोन परत के नाम से जानते हैं, जिसे हम ओजोन परत के नाम से जानते हैं। क्लियर, यहां तक बात समझ में आई सभी लोगों को? तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 20 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, गरजती 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 क्या है? देखिए, समुद्री तूफान है, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने हैं, उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवने हैं, प्रशांत महासागरीय धाराएं हैं। अब एक बात, ये देखिए, ये पृथ्वी है, ये कौन है भैया, पृथ्वी, ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री और ये लगभग है 66.5 डिग्री, ये है 23.5 डिग्री। ठीक, देखना अब 23.5 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ चलने वाली ऐसे एक पवन, परमानेंट विंड है, जिसे हम कहते हैं व्यापारिक पवन। कौन सी पवन, व्यापारिक पवन। और ये दोनों गोलार्धों में चलती हैं। कहां चलती हैं, दोनों गोलार्धों में ऐसे चलती हैं। एक क्वेश्चन का तब तक आंसर आप करिएगा, एक क्वेश्चन का आंसर करना कि उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली पवन, उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली पवन अपने किधर की ओर घूम जाती है, अपने दाहिनी ओर घूम जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पवन अपने बाईं ओर घूम जाती है। पवनों के घूमने का कारण क्या है, पवनों के घूमने का कारण क्या है? सीधा मैंने नहीं बनाया, देखो सीधा नहीं चल रही, ये बेंड होके चल रही है। इनके घुमाव का कारण क्या है? अब इनको हम कहते हैं व्यापारिक पवन, इनको हम क्या कहते हैं, व्यापारिक पवन। क्लियर। और 66.5 डिग्री से लेकर के 23.5 से लेकर के 66.5 के बीच, 23.5 से लेकर के 66.5 के बीच ऐसे एक पवन चलती है, स्थायी पवन, वही यहां भी चलेगी। इन दोनों पवनों को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं पछुआ पवन, इनको हम क्या कहते हैं, पछुआ पवन। अब एक बात और समझना, ये जो पछुआ पवने हैं, ये जो पछुआ पवने हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री। दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री पर तेज रफ्तार से चलती हैं। तेज गति से चलने के कारण ये विशेष प्रकार की आवाज उत्पन्न करती है। तो 40 डिग्री पर चलने वाली जो पछुआ पवन है, इनको हम कहते हैं गरजती 40, इनको हम क्या कहते हैं, गरजती 40। और 50 डिग्री पर जो चलती हैं, इनको हम कहते हैं प्रचंड 50, इनको हम क्या कहते हैं, प्रचंड 50। और जो 60 डिग्री पर चलते हैं, इनको हम कहते हैं चीखता 60। क्या बोलते हैं इसको, चीखता 60। कहानी समझ में आई? गरजती 40, प्रचंड 50 और चीखती 60, ये तीनों एक परमानेंट विंड है, एक स्थायी पवन है। और इन अस्थायी पवनों को हम किस नाम से जानते हैं, पछुआ पवन। तो अब आंसर कर देना, देखो उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवने, गलत हो गया। प्रशांत महासागरीय धाराएं, गलत हो गया। समुद्री तूफान, गलत है। दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने, दक्षिणी गोलार्ध में जो पछुआ पवन है, उन्हीं को हम 40 डिग्री पर चलने वाली पवनों को गरजती 40, 50 डिग्री पर प्रचंड 50, 60 डिग्री पर चीखता 60 के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, यूरोप में जूरा पर्वत से
झील की तरफ रात्रि में चलने वाली शीतल एवं शुष्क पवन को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, जूरा पर्वत के ढलानों पर चलने वाली ठंडी तथा शुष्क पवन किस नाम से जानी जाती है? तालविंड के नाम से, सोलैनी के नाम से, मिस्ट्रल के नाम से, जोरान के नाम से। किस नाम से? जोरान के नाम से। तो जूरा पर्वत पर चलने वाली जो स्थानीय पवन है, ये क्या है? स्थानीय पवन। स्थानीय पवन का मतलब क्या होता है? समझो जरा ध्यान से। स्थानीय पवन का मतलब होता है कि किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष समय में चलने वाली पवनें स्थानीय पवन कहलाती। जैसे गर्मी के मौसम में आपने भारत में देखा होगा तेज रफ्तार से गर्म तथा शुष्क पवन चलती है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? लू। क्या कहते हैं? लू। अब ये जो लू है ये भारत में ही चलती है, ये चाइना में नहीं चलती, ये अमेरिका में नहीं चलती, ये अफ्रीका में नहीं चलती। और ये लू केवल गर्मी में चलती है, ठंडी में नहीं चलेगी, बरसात में नहीं चलेगी। इसका मतलब ये है कि ये जो स्थानीय पवन है किसी विशेष क्षेत्र में चलती है और विशेष समय में चलती है। तो लू एक स्थानीय पवन है जो मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान में चलती है। और ये जोरान स्थानीय पवन कहाँ चलती है? जूरा पर्वत। क्लियर? आगे आइएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेचूरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? सेचूरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर पेरू, चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील। देखिए, सेचूरा मरुभूमि यह एक मरुस्थल है, सेचूरा मरुस्थल। ये सेचूरा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करेंगे जल्दी से। सेचूरा मरुभूमि कहाँ पाई जाती है? तो सेचूरा मरुभूमि पाई जाती है कहाँ पर? पेरू में। कहाँ पाई जाती है? पेरू में। आगे आइए, देखिएगा वीडियो के री एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट 15 मॉक टेस्ट अनाउंस किया गया स्टडी 91 की तरफ से, जिसमें आपको सभी टेस्ट की वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड की जाएगी। आप अगर इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबरों की सहायता ले सकते हैं। इन नंबरों पर फोन करके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी कीमत अभी मात्र कितनी है? 349 रुपए। अगला क्वेश्चन है रूब अल खाली क्या है? एक मरुस्थल है। यह एक क्या है? मरुस्थल है, रूब अल खाली। ये किस देश में पाया जाता है या किस क्षेत्र में पाया जाता है? यह आंसर आपको करना है। रूब अल खाली कहाँ है? रूब अल खाली की अगर हम बात करें तो रूब अल खाली सऊदी अरब का एक मरुस्थल है। कहाँ का मरुस्थल है? सऊदी अरब का मरुस्थल है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर और करना। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा? विश्व का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। और इसी अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है कौन? सऊदी अरब। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। थार मरुस्थल, थार का मरुस्थल कहां है भैया? सोनोरान मरुस्थल कहां है? काइजिल कुम कहां है? गोबी का मरुस्थल कहां है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करेंगे। देखिए, एक तरफ आपको मरुस्थल दे रखा है, दूसरी तरफ क्षेत्र दे रखा है। कौन सा मरुस्थल किस क्षेत्र में, आपको यही बताना है। देखिए, थार का मरुस्थल कहां है भाई? थार का मरुस्थल है उत्तरी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में। कहां है? यह थार का मरुस्थल ऐसे फैला हुआ है, उत्तरी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के। और ये जो थार का मरुस्थल है, जब बंटवारा हो गया, भारत का मरुस्थल और पाक का मरुस्थल अलग हो गया, तो पाक के इसी क्षेत्र को हम कहते हैं पोटावर प्लेटू। क्या कहते हैं? पोटावर का मरुस्थल। पाकिस्तान में जो हिस्सा थार का चला गया उसे हम क्या कहते हैं? उसे अब क्या कहा जाता है?
पोटावर का मरुस्थल। एक बार यहीं से क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा गया कि पोटावर मरुस्थल किस मूल मरुस्थल का भाग है। पोटावर मरुस्थल किस मूल मरुस्थल का भाग है? तो किसका भाग है? थार के मरुस्थल का। थार मरुभूमि कहाँ है? उत्तरी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। सोनोरान कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और मैक्सिको। काइजिल कुम कहाँ है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। गोबी का मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया। कहाँ है भैया? मंगोलिया में। एशिया का सबसे शीत मरुस्थल, एशिया का सबसे शीत मरुस्थल कौन सा है? गोबी का मरुस्थल। यह एक कैसा मरुस्थल है? यह एक शीत मरुस्थल। कैसा मरुस्थल है भाई? शीत मरुस्थल है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर? चलिएगा आगे चलते। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? जिब्राल्टर किसको किसको अलग करती है? अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर एक्चुअली स्पेन और अल्जीरिया को अलग करती है। किसको अलग करती है? स्पेन और अल्जीरिया को अलग करती है। कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर। ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल कहां स्थित है? इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। इंग्लिश चैनल कहां है? इंग्लिश चैनल है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। ठीक। इसी इंग्लिश चैनल की वजह से, इसी इंग्लिश चैनल की वजह से ब्रिटेन के साउथहैम्पटन पर, ब्रिटेन के साउथहैम्पटन पर 24 घंटे 52 मिनट के समांतराल के अंदर 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आता है। किसके कारण आता है? इंग्लिश चैनल से होकर जल प्रवाहित होने की वजह से 2 बार ज्वार और भाटा की संख्या क्या हो जाती? बढ़ जाती। क्लियर है? आगे चलिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को अलग करता है? अंडमान और निकोबार को अलग करता है। देखिए किसको अलग करता है? अंडमान और निकोबार को। अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला जलाशय कौन सा है? देखिए ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं अंडमान द्वीप समूह। क्या बोलते हैं इसको? अंडमान द्वीप समूह। इसको हम क्या कहते हैं? अंडमान द्वीप समूह। और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार, यहां अंडमान द्वीप समूह है और नीचे कौन है? निकोबार द्वीप समूह। एक बात और समझना, अंडमान निकोबार, एक क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। आपको क्वेश्चन ये करना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर इसके किस द्वीप पर सिचुएटेड है? इसके किस द्वीप पर सिचुएटेड है? इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे जल्दी से। देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में एक ऐसा जल क्षेत्र है, जल संधि है, और इस जल संधि को हम किस नाम से जानते हैं? इस जल संधि को कहते हैं 10 डिग्री चैनल। इस जल संधि को क्या बोला जाता है? 10 डिग्री चैनल। क्या है ये? 10 डिग्री चैनल। एक चीज और, निकोबार का जो सबसे उत्तरी द्वीप है इसे कहते हैं कार निकोबार। क्या बोलते हैं? कार निकोबार। ठीक। अब एक चीज और, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है इसे हम कहते हैं उत्तरी अंडमान, इसे हम कहते हैं मध्य अंडमान, इसे हम कहते हैं दक्षिणी अंडमान, इसे कहते हैं लिटिल अंडमान। क्या बोलते हैं? लिटिल अंडमान। अब एक बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन अभी आपसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सी जल संधि है। कभी आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सी जल संधि है, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सी जल संधि है? 10 डिग्री चैनल है। एक चीज और, यह है उत्तरी अंडमान
ये है मध्य अंडमान और ये है दक्षिणी अंडमान। ठीक, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक जलसंधि है। इस जलसंधि को कहते हैं हम डंकन पास। कौन सा पास? डंकन पास। चलो अब एक क्वेश्चन का आंसर आप और करेंगे। एक क्वेश्चन का आंसर आप ये करिए, 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल, इन दो क्वेश्चन के आंसर आपको करने। 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल किन के बीच में पाया जाता है? 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल किन के बीच में पाया जाता है? चलिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आइए। उसका आंसर आपने कर लिया। इसका आंसर कौन है? 10 डिग्री चैनल। इसका आंसर क्या हो गया? 10 डिग्री चैनल। आगे चलते। ज्वार भाटा की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक होता है? ज्वार भाटा की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक होता है? सूर्य का प्रभाव, पृथ्वी का प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। अब एक बात समझना, जिसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, पोटेंशियल का मतलब है गुरुत्वाकर्षण शक्ति जिसके पास ज्यादा होगी उसका प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ज्वार भाटा के लिए सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का रोटेशन मोशन, पृथ्वी के घूमने के कारण जो अपकेंद्रीय बल काम करता है, वह अपकेंद्रीय बल ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण होता है। अब आपको यह बताना है कि कौन सा बल सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। तो एक बात सुनना, सूर्य का जो ग्रेविटेशन फोर्स है, जितने लोग आंसर कुछ लोग देंगे सूर्य का ग्रेविटेशन फोर्स, अब सुनना, उनका लॉजिक सही है अपना कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज्यादा है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज्यादा है, लेकिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होने के कारण उतना प्रभावी नहीं होता, और चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत कम है। ग्रेविटेशन फोर्स हालांकि चंद्रमा से कम है, लेकिन दूरी कम होने के कारण सबसे ज्यादा प्रभावी कौन होता है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन देखिए, नितिन सर के द्वारा हैंड रिटन ई बुक्स स्टडी 91 के ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। अगर आप अभी तक नोट्स नहीं बना पाए हैं अपनी और नोट्स की समस्या से परेशान रहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यहाँ से नोट्स को परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं, जिसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, सामान्य हिंदी, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन सभी के नोट्स अवेलेबल हैं। हैंड रिटन ई बुक्स अवेलेबल है। आगे आइएगा, अगला क्वेश्चन। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा? विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इनगुरी, रोगवंशकी, भाखड़ा नांगल बांध, नोट्रेडम बांध। अब एक बात, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे। कमेंट बॉक्स में आकर के सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, मैं सबके कमेंट आके पढ़ूंगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, एक तरफ आपको शहर दे रखा है और दूसरी तरफ नदी। कौन सा शहर कौन से नदी के तट पर बसा हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। देखिए, जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर बसा है। पेरिस किस नदी के तट पर है? पेरिस सीन नदी के तट पर है। लंदन किस थेम्स नदी के तट पर है? और लाहौर रावी नदी के तट पर। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 2 3 4 1, 2 3 4 1। ठीक, चलिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक तरफ नगर दे रखा है, दूसरी तरफ नदी। कौन सा नगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बैंकॉक
नोमपेन, हैनोई, यांगून, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए बैंकॉक नदी, सॉरी बैंकॉक कहां पर बसा है, किस नदी के तट पर बसा है? बैंकॉक बसा है मेनाम नदी, और नामपेन मेकोंग नदी के तट पर है। हनोई किस नदी के तट पर है? हनोई है लाल नदी, रेड रिवर के तट पर है। और यांगून किस नदी के तट पर है? इरावदी नदी के तट पर, इरावदी नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो गया 3 2 4 1, 3 2 4 1। सही आंसर क्या हो गया? चलिएगा आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। एक तरफ आपको पर्वत श्रृंखला दे रखा है, दूसरी तरफ पर्वतों के प्रकार दे रखा है। आपको मिलाना है कौन सा पर्वत किस प्रकार या किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो आल्प्स पर्वत की अगर हम बात करें तो आल्प्स पर्वत कैसा पर्वत है? आल्प्स एक वलित पर्वत है। और वॉस्जेस पर्वत एक भ्रंशोत्थ पर्वत है, इसे हम ब्लॉक माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। विंध्यन पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत है। फ्यूजियामा जो जापान का एक पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। बस आज की क्लास में इतना ही, आज की क्लास में इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर 1 बजे से 2 बजे तक। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।